देखिए हमने जीरो ऑर्डर आपको पढ़ाया था और जीरो के बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ा दिया है। सेकेंड ऑर्डर मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि सेकेंड ऑर्डर सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं, बट मैं फॉर्मूले सारे बता दूंगा आपको। हालांकि एनसीईआरटी में सेकेंड ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर कहीं पे नहीं है। सारे फार्मूले आपको फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के हैं, बट मैं सेकेंड ऑर्डर के फार्मूले वगैरह बता रहा हूँ, कंपेयर करना है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, एक तरह से फार्मूले का रिवीजन है। एक साथ सारे फार्मूले देखेंगे जितने फार्मूले आपने इस्तेमाल किए। जीरो का फर्स्ट का तो याद ही होगा, सेकेंड का हम बता रहे हैं। कॉलम बना ली, इससे क्या होगा ना, एक बार पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, याद करने में आसानी रहेगी। ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ये हम लिखेंगे, ये आपको नहीं पता है, और इसमें हम पूछ के आपसे लिखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए क्या क्या फार्मूला था और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या क्या था। इस पे दोनों पे काफी सवाल हुए और ये हम बताएंगे आपको। हालांकि सेकंड ऑर्डर पे नहीं आएगा सवाल, एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं है सर में, रियली आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे पहले याद होगा हम लोग रेट ला लिखते हैं, रेट ला, सिंबल वाइज ध्यान दीजिएगा। ये बता दीजिए अगर इसका रेट ला लिखा जाता है तो रेट बराबर कैसे लिखा जाता है बताइए। रेट बराबर के और आर लिखेंगे तो यहाँ पावर पे जीरो लगाएंगे, पावर पे जीरो लगाते हैं। वैसे जानते हैं ना किस ये भाई, इसी नंबर को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। जीरो का मतलब जीरो ऑर्डर। बाद में बताया था ना, आर पावर जीरो की वैल्यू, बोलिए भाई, आर पावर जीरो की वैल्यू वन होती है। तो वन होती है तो इसको लिखा जाता है रेट बराबर के, ठीक है। रेट बराबर के लिखते चलिएगा एक एक करके, ठीक है। रेट बराबर के सब लिखा हुआ है, खाली रिवीजन है, एक तरह से सारी चीजों की लिस्टिंग हो जाएगी एक साथ, ठीक है। लिस्टिंग करनी है पूरे की, सबकी। हाँ आगे बताइए। तो पहले तो आपको ये फार्मूला मतलब जीरो ऑर्डर का पता है, पहले से पता है। अब आपने, मैं पूरे दोहरा एक तरह से रिवीजन में करा रहा हूं। अब आप ये बता दीजिए, जीरो ऑर्डर में फिर से मैं पूछ रहा हूं आपसे,
इसके बाद कुछ फार्मूले निकाले गए थे। एक फार्मूला इसका रेट कांस्टेंट का निकाला गया था, और हमें लगता है रेट कांस्टेंट का फार्मूला आपको याद होगा। अगर याद है तो बता दीजिए। अरे एकदम मैंने रटवाया था क्लास में भाई, आर नॉट माइनस आर अपान टी। आपको याद होगा, लिखोगे तो याद होगा। आर नॉट माइनस आर अपान टी। तो एक ये वाला याद करना है आपको, एक ये वाला याद करना है, दूसरा वाला सब लिखा है कॉपी में, अलग अलग जगह में एक साथ इकट्ठा कर रहा हूं। और एक फार्मूला आपको याद करना है, टी 1/2 का हाफ लाइफ कहते हैं। तो नहीं नहीं नहीं, 0.6 नहीं होता, वो तो फर्स्ट ऑर्डर का होता है। आर नॉट अपान 2 के। देखो याद रहेगा ना, तो एग्जाम में आ गया तो सीधे आंसर लगाओगे। निकालने का टाइम किसके पास होता है? वहां पे आर नॉट अपान 2 के होता है। आर नॉट अपान 2 के। असल में लिस्ट बनाने से क्या होता है, दोहराने में आसानी होती है। एक ही पेज में सब होगा तो पढ़ने में आपको जल्दी से सब पढ़ लेंगे एक साथ, वहां पूरा डेरिवेशन वगैरह सब है। बट यहाँ पे एक साथ आपको सारे फार्मूले दिख गए, जीरो वर्ड अपियर। चलिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिख लेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के काफी पूरी क्लास हमने पिछली फर्स्ट ऑर्डर की बढ़ाई थी। बताइए फर्स्ट ऑर्डर का रेट ला कैसे लिखा जाता है, जल्दी बता दीजिए। रेट बराबर के मल्टीप्लाई बाई आर। वैसे पावर पे 1 होता है, बोलिए पावर पे 1 होता है, 1 लिखा नहीं जाता तो 1 हम लोग लिखते हैं। तो ये आपका रेट ला हो गया। और के बराबर क्या था याद है? अगर हो तो बता दीजिए। के बराबर, हाँ हाँ, 2.303 अपान टी लॉग आर नॉट अपान आर था। न्यूमेरिकल वही से किया था हम लोगों ने। लेकिन ये बताइए, अगर 2.303 न लिखा जाए तब भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लॉग को ln लिखना है। क्या लिखना है? ln। शायद याद होगा आपको, एनसीईआरटी में लिस्टिंग ln से किया हुआ है। न्यूमेरिकल में 2.303 लिखते हैं, नहीं तो जानते हो क्या लिखते हैं? 1 अपान टी ln करके लिख दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होगा? आर नॉट अपान आर। ठीक है, ये स्टार्टिंग का फॉर्मूला यही था, शुरू का फॉर्मूला यही था। बाकी न्यूमेरिकल के लिए सभी जानते हैं कि यहाँ पे 2.303 लिखा जाता है, और यहाँ पे एलओजी लॉग बेस 10 हो जाता है, लॉग बेस 10 हो जाता है। और आगे क्या आता है? 2.303। तो इस पे सवाल भी आपने करा हुआ है, काफी किया हुआ है। अब मैं कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करवा दूं पहले, मतलब ओरल सुनिएगा। खैर इस पे सवाल भी किया था आपने, ये पता हो, ये पता हो, टी पता हो, के को निकाल लेते हैं। के पे सवाल लग जाता है इस तरह से। लेकिन आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे तरीके के सवाल कराए गए, तो मैं वो फार्मूले लिखूंगा नहीं, बोलूंगा। एक फार्मूला इस तरह का था, याद कीजिएगा। जो हम लोग परसेंट वाले सवाल लगाते थे, कहते थे कि 60% रिएक्शन 60 मिनट में, तो 50% रिएक्शन कितने मिनट में? 90% रिएक्शन 10 मिनट में, तो 99% रिएक्शन कितने मिनट में? ऐसे सवाल मैंने कराए थे 3-4। ऐसे सवालों के लिए बोला था आपसे, ये फार्मूला इस्तेमाल मत कीजिए, वो वाला इस्तेमाल कीजिए। 1/T1 log R0 अपान R1 बराबर 1/T2 log R0 अपान R2। उसमें बताया था R0 को हमेशा 100 लेना है, R0 को हमेशा 100 लेना है दोनों तरफ। और आपको सवाल में T1 देता है, T2 निकालिए। एक टाइम देगा, दूसरा टाइम निकालना है। और उसमें कहा था 90% पूरा होगा तो 10 बचेगा, 50% पूरा होगा तो 50 बचेगा।
सवाल मैंने काफी कराए थे, तो वो फार्मूले पे काफी प्रैक्टिस कर, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। और एक और फार्मूला मैंने के का लिखवाया था, सुनिए, लिखूंगा नहीं। जब T1 T2 पता हो, R1 R2 पता हो, तो के निकाला जाता है 2.303 अपान टी, T2 माइनस T1, 2.303 अपान T2 माइनस T1 log R1 अपान R2। मैंने बोला था ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब प्रारंभिक सांद्रता न हो, इनिशियल कंसंट्रेशन न दिया जाए, T1 पता हो, R1 पता हो, T2 पता हो, R2 पता है, किया था। इस पे भी सवाल मैंने कराया है। मैंने बोला था फर्स्ट ऑर्डर के सवाल ध्यान से करना पड़ता है पढ़ के। हाँ, अभी आप बता रहे थे इसका T1/2 का फार्मूला सभी जानते हैं, 0.693 डिवाइड बाई के। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे आप, तीनों फार्मूले लिख लीजिए। तो ये तीनों फार्मूले फर्स्ट ऑर्डर के हैं। तो ये हमने पढ़ाया नहीं है आपको, आप भी जानते हैं, बट चूंकि एनसीईआरटी में है नहीं, सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं फार्मूले इसमें लिखूंगा थोड़ा सा, फार्मूले। और खास तौर से जानते हैं मेरा टारगेट हाफ लाइफ है, क्योंकि मेन हाफ लाइफ कभी कभी पूछी जाती है। जैसे ये हाफ लाइफ, T1 हाफ लाइफ अर्ध आयु, ये 0 ऑर्डर का फार्मूला होता है हाफ लाइफ का, ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है। तो मैं सेकेंड ऑर्डर में मेन हाफ लाइफ बताना है मुझे, बाकी मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। आप बताइए, पावर 0 तो 0 ऑर्डर, पावर 1 तो फर्स्ट ऑर्डर। बताइए सेकेंड ऑर्डर में रेट ला कैसा होना चाहिए, के आर पावर 2, लिखना पड़ेगा ना इसी तरह। भाई पावर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। 2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर, तो इसका रेट ला बन चुका है, लिखते चलिएगा। सेकेंड ऑर्डर में पावर पे 2 लगेगा। और देखिए इसका फार्मूला मैं ये भी बता देता हूँ, वैसे आप इससे परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन, भाई हमें तो फार्मूला ही नहीं, डेरिवेशन तो दूर की बात है, बट मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। ये के का फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए, 1/r माइनस 1/r नॉट, ये फार्मूला होता है। के का फार्मूला सेकेंड ऑर्डर का होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आपको बताया कि है ही नहीं, बुक में तो है ही नहीं। के बराबर 1/t 1/r माइनस 1/r नॉट, सिंबल वही है सारे। ये क्या है पहचानते हैं, इनिशियल रिएक्टेंट की प्रारंभिक मात्रा, और ये टी समय के बाद, जितने हैं ना सब में एक सिंबल वही है। और एक चीज और बता दे, सबसे महत्वपूर्ण भाई यार, इसका हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ याद कर लीजिए, इसका हाफ लाइफ होता है 1/k मल्टीप्लाई बाई आर नॉट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बताना था, ये लिख लीजिए। देखिए इस चार्ट को बनाने का मकसद मेरा, एक सवाल हाफ लाइफ का आता है, टी हाफ का आता है, वो बताना है मुझे। हाफ लाइफ पे फोकस करेंगे हम लोग, फार्मूले तो सारे लिखवा दिए मैंने, बट सारा ध्यान हाफ लाइफ पे देना है आपको। हाफ लाइफ मतलब 0 ऑर्डर का क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर का, सबका लिखा हुआ है। बता दीजिए हाफ लाइफ 0 ऑर्डर का फार्मूला R0/2 के होता है, ये तो मैंने निकाला है क्लास में,
और ये होता है फर्स्ट ऑर्डर का, और अब कह रहा हूं ये होता है सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, हम इन तीनों पे फोकस करेंगे। इसमें आर नॉट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसका मतलब इसका हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, करेगा प्रोपोर्शनल होगा, करेगा, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, जीरो ऑर्डर में ये बात होती है। आप देख सकते हैं इसमें ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, इसमें आर नॉट है ही नहीं। कहा था मैंने इसका हाफ लाइफ आर नॉट पे डिपेंड नहीं करता, लिखवाया भी है मैंने, लिखवाया भी है। अच्छा ये बताइए, इसका रिलेशन प्रोपोर्शनली इनवर्सली उल्टा है। देखो आर नॉट नीचे है, यानी अगर इसको डबल करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। उल्टा का मतलब ये होता है ना, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये बताइए, हाफ लाइफ का अलग अलग रिलेशन दिख रहा है आपको, किसमें कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, किसमें नहीं कर रहा है, इसकी लिस्टिंग फिर मैं अलग से करूंगा। इसमें डिपेंड कर रहा है, इसमें डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसमें डिपेंड कर रहा है लेकिन उल्टा है, नीचे लगा हुआ है। अब सुन लीजिए, कई किताबों में, असल में कई जगह सिंपल किताबों में आर नॉट को कई जगह पढ़ेंगे स्मॉल ए भी लिखा जाता है, कई जगह मतलब सिंबल होता है। वैसे आर नॉट का मतलब क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन। कई बार आर नॉट की जगह सिर्फ क्या लिखा जाता है? ए। असल में फार्मूला थोड़ा आसान दिखता है, तो ये बता दीजिए, अगर ए करके फार्मूला लिखा जाए तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? ए अपान टू के हो जाएगा ना। तो चार्ट आपने बना लिया है, मैं फिर से लिख रहा हूं अलग से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम केवल बात जानते हो हाफ लाइफ की करेंगे, इसकी करेंगे, इसकी करेंगे और इसकी करेंगे, बस। ठीक है, हाफ लाइफ की। चलिए बता दीजिए, एक एक करके लिखिएगा। फॉर जीरो ऑर्डर, हाँ बोलिए फार्मूला क्या लिखा है, जल्दी बताओ। ए बाई टू के ऐसे लिखिएगा फिर से, क्योंकि मुझे एक नई चीज आपको बतानी है, अलग से बतानी है इसको। ए अपान टू के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या रहेगा? इसमें तो आर नॉट है ही नहीं ना। अब आर नॉट है नहीं तो पूरा लिख दीजिए, इसमें आर नॉट था ही नहीं, 0.693 अपान के। हाँ, सेकेंड वाला भी लिखवाया था, देख लीजिए। अरे पीछे लिखा है देखो ना, के इंटू आर नॉट था ना, के इंटू आर नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं? ए। ए लिखो, कुछ करना नहीं, बस लिखना है के मल्टीप्लाई बाई स्मॉल ए, ठीक है, के इंटू ए। और मैं आगे तक बता देता हूं, थ्री बाई टू के स्क्वायर होता है। तो चलिए लिस्टिंग करिए, मैं असल में एक रिलेशन बनाने वाला हूं, वो रिलेशन समझिएगा। आया कहां से, इस पे ध्यान मत लगाना, लिख लो बस। सेकेंड ऑर्डर में थर्ड ऑर्डर तो दूर की बात है ना। ये सब पे ध्यान मत देना, आवा कैसे, ये याद करना, याद कर लीजिए कि अगर हाफ लाइफ का फार्मूला पूछे सीधे आंसर लगाइए, जीरो का, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, ठीक है।
और ये मैंने क्यों एक साथ किया है उसका मकसद समझ लीजिए। कई बार जानते हो सवाल कैसे आता है, स्टेटमेंट लिखा रहेगा और कुछ बताएगा नहीं और आपसे पूछेगा बताइए ये स्टेटमेंट किस ऑर्डर में लागू होगा, ऑर्डर का नाम बता दीजिए। सुनिए बताता हूं, अगर समझ रहे हैं तो बताइएगा। अगर ए को दोगुना किया जाए, ए को डबल किया जाए और हाफ लाइफ भी डबल हो जाती है, कौन सा ऑर्डर है? सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कौन सा ऑर्डर है? जीरो। ए डबल तो हाफ लाइफ भी डबल, कौन सा ऑर्डर है? जीरो। ये आपको यहां से शायद बता रहे हो आप, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल होता है, अगर इसको दोगुना करोगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा। अगर ऐसा बोला जा रहा हो तो ऑर्डर कौन सा होगा? जीरो। ये बताइए, इसमें ए है ही नहीं, यानी ए को बदलने से इसका हाफ लाइफ नहीं बदलेगा। सवाल कैसे बनाते हैं सुनिए, ए डबल हुआ, हाफ लाइफ डज नॉट चेंज, ए चेंज हुआ, हाफ लाइफ डज नॉट चेंज, ऑर्डर कौन होगा? फर्स्ट। तुरंत आपको बोलना पड़ेगा। और सुनिए, इसमें नीचे है, नीचे है, इसका मतलब ए को दोगुना करेंगे तो हाफ लाइफ आधी हो जाएगी। अगर इस तरह की बात लिखी है सवाल में तो इसका ऑर्डर सेकेंड होगा। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? पहचानने के लिए आता है, यानी लगता है कि हाफ लाइफ के तरीके से हम लोग ऑर्डर को पहचान सकते हैं, यानी हाफ लाइफ के बारे में कुछ जानकारी लिखी हो तो ऑर्डर बताया जा सकता है। लिखा रहेगा कंसंट्रेशन डबल, हाफ लाइफ डज नॉट चेंज, कंसंट्रेशन डबल, हाफ लाइफ डज नॉट चेंज। बताइए, फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन डबल, हाफ लाइफ आधी हो जाती है। सेकंड ऑर्डर, शायद आप समझ रहे हैं कैसे लगता है। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं इसी के आगे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट इसको लिख सकते हैं टी एक बटा दो प्रोपोर्शनल टू ए। बोलिए, लिख सकते हैं ना? अरे ये कांस्टेंट कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनल टू ए। ये बताइए, इसमें ए है ही नहीं है ना? अगर इसमें ए नहीं है, वैसे तो इसको टी यहाँ को कांस्टेंट लिखना चाहिए, लेकिन अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताइएगा, बोलिए। क्योंकि ए पावर जीरो का मतलब वन होता है, यानी कांस्टेंट है, या ए पर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये बताइए इसका रिलेशन क्या होगा? बताइए, टी एक बटा दो प्रोपोर्शनल टू वन अपान ए लिखेंगे। अब मैं इसको दूसरी तरह से लिख रहा हूं, ये बताइए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टी एक बटा दो प्रोपोर्शनल टू ए पावर माइनस वन, लिख सकते हैं ना? और उसी तरह बताइएगा इसको, इसको लिखा जाएगा टी एक बटा दो प्रोपोर्शनल टू वन अपान ए स्क्वायर, या अगर आगे लिख सकते हैं तो टी एक बटा दो प्रोपोर्शनल टू ए पावर माइनस टू। थोड़ा सा लिखिए इसको, मुझे एक फार्मूला बताना आगे, सामने सामने लिखिएगा, ठीक आगे। इसका हम जनरल फार्मूला लिख रहे हैं, और देखिए सवाल बनता है, जनरल फार्मूला बना रहा हूं इसका, ऑर्डर को मिला के। देखिए
जनरल फार्मूला। इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं, लिखिए पहले इसको, इसका मतलब क्या है सब बता रहा हूं। तो ये जनरल फार्मूला हो गया, लिख लीजिए। टी 1/2 प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1 माइनस एन, ए पावर एन 1 माइनस एन। मैंने बना दिया फार्मूला, आपको दिखाता हूं। जहां पे एन ऑर्डर होता है, जहां पे एन ऑर्डर होता है, टी 1/2 प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1 माइनस, ये अलग अलग लिखने से अच्छा है कि एक ही में सब आ जाएगा, एक ही में सब आ जाएगा। टी 1/2 प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1 माइनस एन, जनरल फॉर्मूला, जहां एन क्या होता है, ऑर्डर। आपको सारे रिलेशन मिलेंगे, जितने रिलेशन है सब मिलेंगे। चेक करना हो चेक कर लीजिए। बताओ ये रिलेशन किस ऑर्डर का था, थर्ड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर मतलब एन बराबर 3, थर्ड ऑर्डर यानी एन बराबर 3। बताओ 3 पुट करिए, 1 माइनस 3 कितना होगा, -2। ये रिलेशन आपको दिखेगा वहां पे। ये रिलेशन किस ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर यानी एन बराबर 2, एन बराबर 2, 2 पुट कीजिए, एक में से 2 घटेगा, -1, आपको ये दिखेगा। और ये रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एन बराबर 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, आपको दिखेगा ये। और ये वाला जीरो ऑर्डर का था, किसका था, जीरो ऑर्डर का। तो यहाँ एन बराबर 0, 1 माइनस 0 बराबर 1 आ जाए। समझ रहे हैं ना। तो ये बताइए, लगता है यहाँ पे, बताइए, 0 रखेंगे तो जीरो ऑर्डर का रिलेशन आएगा, 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर का, 2 रखेंगे सेकेंड ऑर्डर का, 3 रखेंगे थर्ड ऑर्डर का। सारे ऑर्डर का रिलेशन बता सकते हैं। आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एन यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है। एन क्या है, ऑर्डर। अब देखिए मैं बताता हूं एक और फार्मूला। इसी फार्मूले को लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने A1 किया, टी हाफ 1 किया, A2 किया, टी हाफ 2 किया, मैंने डिवाइड किया, टी हाफ 1 अपान टी हाफ 2 बराबर A1 अपान A2 पावर 1 माइनस एन। आप कहेंगे सर ये सब क्या पढ़ा रहे, असल में कई सवाल इस पे आते हैं। सुनिए इस रिलेशन का क्या मतलब हुआ। पहला कंसंट्रेशन पहली हाफ लाइफ देगा, दूसरा कंसंट्रेशन दूसरी हाफ लाइफ देगा। बताओ रख के क्या निकलेगा, एन। एन का मतलब ऑर्डर निकलेगा इससे। ऑर्डर का सवाल, अभी सवाल कराते हैं, चलिए जल्दी नोट कीजिए। सवाल नीचे क्वेश्चन कराएंगे तो पता लग जाएगी कि हाँ ये यूज करना है आपको। तो इस फार्मूले का मकसद होता है एन को हेल्प करना, ऑर्डर को निकालना। मैं आपको सवाल कराऊंगा तो पता लग जाएगा। A1 A2 क्या है समझ रहे हैं।
A1 और A2 क्या है? सांद्रता है, कंसंट्रेशन है। पहली सांद्रता पहली हाफ लाइफ, दूसरी सांद्रता दूसरी हाफ लाइफ। दो बार कंसंट्रेशन अलग अलग बताएगा और हाफ लाइफ अलग अलग बताएगा, रखने के बाद एन निकलेगा, मतलब एन का मतलब क्या निकलेगा? ऑर्डर। ठीक है, सवाल लिखिए, अभी आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन करते हैं ना इस पे, तो समझ आ जाएगा कैसे लगना है। एक बात ये बताइए, असल में इस चैप्टर में ऑर्डर पहचानने के बहुत तरीके हैं। मैं शुरू से बता रहा हूं, आप बताइए ऑर्डर पहचानने का एक तरीका था रेट कांस्टेंट की यूनिट से। याद नहीं आ रहा है? आ रहा है याद? अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पता है तो हम ऑर्डर बता सकते हैं। एक वो तरीका था, जैसे कि याद है बात आए आपको, पर सेकेंड का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर, मोल पर लीटर पर सेकेंड का मतलब जीरो ऑर्डर, मोल पावर -1 लीटर पर सेकेंड का मतलब सेकेंड ऑर्डर। यूनिट से पहचानते हैं। और ये दूसरा तरीका है, यूनिट से नहीं बल्कि हाफ लाइफ से पहचान सकते हैं। किससे पहचान सकते हैं? हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ से कैसे पहचानेंगे? ओरल सुनो, कंसंट्रेशन डबल, इसको मत देखिएगा, बिना देखे, कंसंट्रेशन डबल, हाफ लाइफ डज नॉट चेंज। कंसंट्रेशन बदल गया, हाफ लाइफ नहीं बदली, फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन डबल, हाफ लाइफ भी डबल, जीरो ऑर्डर। तो अगर रिलेशन है तो ओरल तुरंत बता सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो बताता हूं। क्वेश्चन लिखिए, फॉर R इज इक्वल टू P, आप चाहें तो इसको बिना हल किए भी बता सकते हैं, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है। बट आप फार्मूले में डाल के भी चेक करेंगे तो आंसर वही निकलेगा। बिना हल किए भी लोग बता सकते हैं इसका आंसर। शायद बिना हल किए भी पता लग रहा है, तो ऐसे हल भी कर लीजिए, चेक कीजिए डाल के फार्मूले में सही है कि नहीं है। फार्मूला सामने है, लेके पुट कीजिए और आंसर देखिए सही है कि नहीं। कि वैसे तो बिना फार्मूले के भी पता लग रहा है। हो सकता है फार्मूले में कुछ भी हल ही नहीं कर पाए। फार्मूले में फंस जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कुछ लोग हल ही नहीं कर पाएंगे, पावर में फंस जाएंगे। हमें पता है इसलिए कह रहे हैं। और तो फार्मूले में रख लेंगे फिर उसको लगा ही नहीं पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो लगाया है पूरा। हाँ वो नहीं, ठीक है, आसान है, बट एक बार ये यूज कर, वो तो आसान है, वही वाला आसान तो है ही है। इसकी गणित आपको फंसा देगी, इसकी मैथ आपको फंसा देगी। बेटा गलत हल है, जीरो ऑर्डर नहीं आंसर, सेकेंड ऑर्डर, n बराबर 2 आएगा। आया है 2 ना? आया होगा 2। लगाया हुआ कि ओरल किया है? लगाया, आ गया तो।
ओरल कि हल हल सॉल्यूशन किया है, आ रहा है अभी, ठीक है। कैलकुलेशन इसका आसान नहीं है तो हाँ चलिए देखते हैं थोड़ा सा। देखो बिना हल किए बता देते हैं पहले। कंसंट्रेशन ये है पहले, आप बताओ इसको ए वन मान सकते हो ना, और इसको टी हाफ वन मान सकते हैं, इसको ए टू मान सकते हैं, और इसको टी हाफ टू। अगर आप बिना हल किए कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर ये पावर आपको फंसा सकता है। ठीक है, बिना हल किए देखो, पहले एक था, पहले वन था, और फिर कितना हो गया 0.5, आधा हुआ, कंसंट्रेशन आधा हुआ, और ये डबल, कंसंट्रेशन आधा, कंसंट्रेशन आधा, और हाफ लाइफ डबल, आधा होने पे डबल। कैसा रिलेशन है? इनवर्सली। और इनवर्सली किस में होता है? सेकेंड ऑर्डर में। बिना हल किए बता सकते हैं। सांद्रता आधी कर रहा है, हाफ लाइफ को दोगुना कर रहा है, आधा होने पे दोगुना, यानी कि उल्टा रिलेशन है, आधा और दोगुना, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर। हाँ हमें एक बात बताइए, बिना हल के, हल भी मैं कर दूंगा, परेशान मत होइएगा। चलिए बताइए, देख कर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तुरंत आंसर चाहिए। अगर यहाँ पे 10 मिनट होता, 10 मिनट बिना लगाए बताओ, 10 मिनट होता, क्यों फर्स्ट ऑर्डर बताइए? क्योंकि कंसंट्रेशन को बढ़ाइए घटाइए, हाफ लाइफ पहले वाली है, इसका मतलब ऑर्डर फर्स्ट है। अगर यहाँ 10 मिनट होता तो इसका ऑर्डर फर्स्ट होता। और सुनिए, 1 से 0.5 यानी आधा हुआ। बताओ ये 10 मिनट से 5 मिनट हो जाता तो जीरो होता, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन किस ऑर्डर में है? जीरो ऑर्डर। सांद्रता आधी तो हाफ लाइफ भी आधी, ऐसा होता है जीरो ऑर्डर में। वैसे वो रिलेशन जो मैंने लिखाए हैं, वो ज्यादा अगर उस पर ध्यान देंगे तो शायद मैथमेटिकली उलझ नहीं पाएंगे, फॉर्मूले में हो जाएगा। बाकी तो बेटा ये लगाओगे तो लगेगा ही, मैं बता देता हूँ, काफी लोगों ने करा है। कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, टफ आपका क्या था रिलेशन, याद है आपको? टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू। रिलेशन हेल्प कर देता हूँ। इज इक्वल टू क्या था बताइए? ए वन अपॉन ए टू पावर 1 - n। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 10, ये हो गया 20, बराबर 1/0.5, पावर क्या होगा? 1 - n। ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कट गया ना, तो 0 से कट गया तो क्या होगा? 1/2 बराबर 1/0.5 पावर 1 - n। ध्यान दीजिएगा, पता चला यहाँ पे आके रुके हुए हैं, यहाँ पे आके लटके हुए हैं, हल ही नहीं हो पा रहा है। हाँ एक बात बता दीजिए, देखो इसको हल करने की टेक्निक है, कितना जल्दी आप कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। ये बता दीजिए, 0.5 1/2 होता है कि नहीं? होता है ना? तो हमको बता दीजिए, अगर इसकी जगह पे 1/2 रखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा ना? नहीं समझ में आया? आ रहा है समझ में? इसकी जगह 1/2 रखे, 2 ऊपर चला जाएगा, इसको मत छेड़ना, इसको रहने देना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2 बराबर 2 पावर 1 - n। ये बताइए, अगर यहाँ 2 के पावर में है, क्या इस 2 को ऊपर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। अगर 2 नीचे है तो जाएगा, तो 2 पावर -1 इज इक्वल टू 2 पावर 1 - n। आप जानते हैं कि जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होता है, इसका मतलब -1 इज इक्वल टू 1 - n। ये भाई पावर बराबर किया, ये बराबर ये किया, ये आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस, n बराबर 2। थोड़ी मेहनत लग रही है, बट हल तो करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करना पड़ेगा। और ओरल पहचान लो तो बहुत अच्छा है, इस सब झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, हो सकता है
आपने किसी और तरीके से लगाया होगा, आंसर बट आना चाहिए ना। ये बताइए इसी तरह लगता है कि किसी और तरह से? कुछ लोगों ने आंसर इसका नहीं निकाल पाए थे, इसमें रखने के बाद फंस गए थे। क्या चीज? नहीं नहीं, ये सोल्यूशन की बात मैं कह रहा हूँ। सोल्यूशन आया था कि नहीं? आ गया था, ठीक है, मैंने बता दिया, देख लो, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ बराबर करोगे लगेगा जरूर। तो आपका अगला टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी या फिर रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ऑर्डर के बाद ये टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी। क्या होती है वो बताएंगे आपको। इसको हिंदी में कहते हैं आणुविकता। मॉलिक्युलरिटी को हिंदी में बोलते हैं आणुविकता। कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज है, ध्यान दीजिएगा, सरल चीज होती है मॉलिक्युलरिटी। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आना है, बता दे आपको, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस पे। न्यूमेरिकल ऑर्डर पे आते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, बस आपसे थ्योरी पूछी जाती है, इसके बारे में थ्योरी एग्जाम्पल यही सब आता रहता है। और एक बात और बता दें, जब इसकी इसकी चर्चा होगी तो इसकी तुलना ऑर्डर से की जाती है, हमेशा ऑर्डर से कंपेयर किया जाता है। चलिए बताइए, ऑर्डर तो मैं पढ़ा चुका हूं, अभिक्रिया की कोटि पढ़ा चुका हूं, अलग अलग रिएक्शन का ऑर्डर अलग अलग होता है, पढ़ा है आपने। कुछ रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है, कुछ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है, सेकेंड ऑर्डर की होती है, बताया मैंने। तो ये बताइए रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है? तो मैंने बताया जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी बताया था आपको, 1/2 3/2 शुरू में बताया था, कुछ भी हो सकता है, ये हम बता चुके हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, ये अलग तरह की चीज है, लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले मैं एक बात आपको बताऊंगा, तब इसकी परिभाषा लिखूंगा। देखिए रिएक्शन दो तरह की होती है, ध्यान दीजिएगा। एक रिएक्शन कहलाती है सिंपल रिएक्शंस, और एक रिएक्शन कहलाता है कॉम्प्लेक्स। लिखते चलिएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, दोनों में फर्क समझिएगा। दो तरह की रिएक्शन होती है, एक सिंपल होती है, एक कॉम्प्लेक्स होती है।
सिंपल का दूसरा नाम होता है, ध्यान रखिएगा, एक और नाम आपको याद करना पड़ेगा, इसको कभी कभी एलिमेंट्री कहा जाता है। सिंपल को एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस। इसको पढ़ने से पहले ये सब जरूरी है, क्योंकि बिना इसके जाने हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखो, रिएक्शन जितनी भी होती है टोटल, उसमें कुछ सिंपल होती है और कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल का दूसरा नाम एलिमेंट्री। तो इसका मतलब सुन लीजिए, सिंपल का मतलब या एलिमेंट्री का मतलब जो रिएक्शन एक स्टेप में होती है, एक स्टेप में डायरेक्ट रिएक्टेंट बदल जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, बीच में कुछ नहीं बनता। आपने एक नाम सुना होगा, इंटरमीडिएट। बीच में कुछ बनता है, उसको हिंदी में माध्यमिक कहा जाता है। माध्यमिक नहीं बनता, रिएक्टेंट सीधे बदल जाता है प्रोडक्ट में, उसको सिंपल कहा जाता है। सिंपल को हम डिफाइन बस इतना करेंगे, वन स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। यहां लिख लीजिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन या वन स्टेप रिएक्शंस, जो रिएक्शन एक स्टेप में होती है। और क्लियर कर दूं, क्या लिखना चाह रहे हैं, विदाउट, विदाउट इंटरमीडिएट, बीच में कुछ नहीं बनता उसमें। अरे मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ, ज्यादा समझ आएगा आपको, प्रैक्टिकल चीज। अरे नाम ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स यानी मुश्किल, कॉम्प्लेक्स यानी कठिन कहा जाता है, कठिन। तो बता, हाँ जटिल, हिंदी में जटिल कहा जाता है, जटिल क्रिया। ये साधारण कहते हैं, इसको जटिल कहते हैं। बताइए, ये एक स्टेप में होगा कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब दो तीन चार, इसको असल में ये नाम दिया जाता है, क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी यानी कई स्टेप में, एक से ज्यादा स्टेप। मल्टी स्टेप रिएक्शंस जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, दो या तीन या चार। एग्जाम्पल सुनिए, ज्यादा समझ आएगा। ये साधारण होती है, एलिमेंट्री या सिंपल नाम देते हैं वन स्टेप की है, और ये एक से ज्यादा, दो या तीन चार पद में हो सकती है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, सुनिए। सुबह आप घर से अपने कमरे से कोचिंग के लिए निकले, ठीक है, तैयार होके। एक तरीका है कि आप कमरे से निकले, बिना बीच में कहीं रुके, सीधे आप कोचिंग में आ गए, किसी के पास नहीं गए, किसी के साथ नहीं आए, घर से निकले बिना रुके आप यहाँ पे आ गए। ये बता दीजिए, ये तरीका सिंपल कहा जाएगा, क्योंकि आपने बीच में कहीं रुका नहीं, आप कहीं गए नहीं, सीधे कमरे से कोचिंग। एक तरफ रिएक्टेंट, एक तरफ प्रोडक्ट। आपका कमरा रिएक्टेंट है और कोचिंग आपका प्रोडक्ट। बीच में कोई बात नहीं की आपने, सीधे कमरे से कोचिंग, सिंपल हुआ। लेकिन ऐसा शायद ही होता है, रेयर होता है। क्या होता है बताइए, अपने कमरे से निकलेंगे, किसी दोस्त के पास जाएंगे, उसको उठाएंगे साथ में, फिर किसी और के पास जाएंगे, उसको उठाएंगे साथ में, और चार पांच का ग्रुप बना के आते हैं। आप ये बताइए, ये वाला तरीका सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। और ये एक स्टेप नहीं, मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेप। पहले एक दोस्त के पास गए, तो आपका एक स्टेप पूरा हुआ, फिर दूसरे के पास गए, दूसरा स्टेप पूरा हुआ, फिर तीसरा स्टेप आपका यहाँ पे आके रुके, तो ये मल्टी स्टेप हो गया। और जिसके जिसके पास गए बीच बीच में, उनको कहा जाता है इंटरमीडिएट। पहला दोस्त आपका पहला इंटरमीडिएट, दूसरा दोस्त आपका दूसरा इंटरमीडिएट।
कुछ बात समझ में आ रही है आपको? दोनों में फर्क आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली सिंपल एलिमेंट्री यानी वन स्टेप में इसमें रिएक्टेंट सीधे ट्रांसफर हो जाता है प्रोडक्ट में, बीच में कुछ नहीं बनता। और इसमें जरूर बीच बीच में इंटरमीडिएट बनता होगा, कई स्टेप में होगा, कई स्टेप में, 2 3 4 स्टेप में चलेगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन कहते हैं। तो खैर रिएक्शन मैंने दो तरह से बता दिया है, दो तरह की होती है। अब चर्चा हम इसकी करेंगे कि यार मॉलिक्युलरिटी होती क्या है। अब समझिए मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, इसको पढ़ लीजिए, मॉलिक्युलरिटी है क्या। तो डेफिनेशन एनसीईआरटी की है। और देखिए मॉलिक्युलरिटी क्या लिखा है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो इसको सिर्फ इतना लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट को काउंट करके बताना है आपको। रिएक्टिव स्पेसीज का मतलब जो अभिक्रिया करता है, रिएक्टेंट की बात हो रही है। याद रखिएगा इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, बहुत थ्योरी लिखना है आपको, समझते जाइएगा। और एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, जो जो बातें लिखवाएंगे ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर में भी मैंने लिखा था, आज हम मॉलिक्युलरिटी में लिखवाएंगे बहुत सारी बातें इसके बारे में। इससे कंफ्यूज मत करिएगा। आपको पता है कई बार रिएक्शन एटम कर जाता है, कई बार मॉलिक्यूल कर जाता है, कई बार आयन कर जाता है, कोई भी करे हमसे क्या मतलब है। अरे आपको याद है इन सबको पार्टिकल्स कहते हैं, सुना था आपने शुरू में, क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। एटम भी पार्टिकल, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल, आयन भी पार्टिकल। यानी जो आपस में रिएक्शन करे उसके नंबर को गिन लीजिए। लेकिन इसके लिए जरूरी है रिएक्शन कैसा होना चाहिए, एलिमेंट्री होना चाहिए। अब हमको ये बता दीजिए मॉलिक्युलरिटी किस रिएक्शन की बताई जाती है, एलिमेंट्री की, सिंपल रिएक्शन की, एक स्टेप वाली रिएक्शन की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, ध्यान रखिएगा। हमको ये बताइए, इससे लगता है कि मॉलिक्युलरिटी बताने के लिए शायद रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कि सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। अगर सिंपल है तो बता दीजिए, कॉम्प्लेक्स का तो कोई नहीं बता सकता। असल में कॉम्प्लेक्स को से इसको डिफाइन ही नहीं किया जाता है। इसकी परिभाषा में लिखा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे उन्हीं को कहा जाता है मॉलिक्युलरिटी। चलिए बताने से अच्छा है मैं एग्जांपल्स लिखना स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए एग्जांपल्स लिखिए।
ये मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैंने लिख दिया है आगे इसके, यह रिएक्शन एलिमेंट्री होती है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इसको मैंने बता दिया कि एलिमेंट्री होती है, ये मैंने लिख दिया। आप कहेंगे सर आपने कैसे लिख दिया, तो ये कुछ किया गया होगा शायद, प्रैक्टिकल वगैरह किया गया होगा शायद, कहीं न कहीं से पता किया गया होगा, तो कहीं से जानकारी इसकी मिली होगी कि एक स्टेप में हो रहा है, ये एलिमेंट्री है ना। तो ये शायद इसमें शायद एलिमेंट्री कह रहा है, तो लगता है इसमें शायद इमीडिएट नहीं बनता होगा, रिएक्टेंट सीधे बदल जाता होगा प्रोडक्ट में, बीच में कुछ नहीं बनता होगा, तो अभी इसका एलिमेंट्री नाम दिया गया है। अब आप ये बताइए, आपको पता चल गया कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, इसका मतलब हम लोग इसकी मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। बता कैसे सकते हैं बताइए, ये कंपाउंड आपको गिनना है, बताइए कंपाउंड कितनी बार है, एक बार, एक बार यानी एक मोल है। आपको बताएं इसी की काउंटिंग जो होती है वही मॉलिक्यूलरिटी होती है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, वन, वन बताएंगे, एक बार तो वन बता दीजिए, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछा जाएगा तो वन बताएंगे, ध्यान दीजिएगा वन आपका आंसर हो जाएगा। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी वन है, बस देखना है, एक बार है, ये कंपाउंड एक मोल है तो मॉलिक्यूलरिटी वन, काम खत्म हो गया। और सुन लीजिए, जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी वन होती है वो तो यहां से पता लग रहा है, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनी मतलब एक होता है, ये शब्द लिखिएगा। एक अणु रिएक्शन, एक अणु रिएक्शन जो भी कहिए, ये शब्द याद करना है, यूनी मॉलिक्यूलर कहा जाता है, यूनी मॉलिक्यूलर, एक यूनी मतलब एक होता है। ये एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल, सब एनसीईआरटी के हैं। सेकंड एग्जांपल, 2HI बराबर H2 प्लस I2, 2HI बराबर H2 प्लस I2, ये एलिमेंट होती है, रिएक्शन यही एलिमेंट्री होती है, 2HI बराबर H2 प्लस I2, ये भी एलिमेंट्री होती है। कितना मोल रिएक्शन किया है, अरे देख के बताओ, 2 मोल, टू से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, 2 मोल, है, 2 है यहाँ पे, 2 इंटू 2 मोल। आंसर क्या लिखेंगे बता दीजिए इसका, मॉलिक्यूलरिटी इसका 2 बताएंगे आप, और रिएक्शन को असल में 2 यूनी मतलब 1 होता है, 2 के लिए क्या लिखेंगे, बाई, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं इसको, BI, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, सब एग्जाम देखिएगा पेपर के लिए, क्योंकि डायरेक्ट आ जाता है ये कई बार पेपर में, ये तीन उदाहरण है, तीनों याद करना है।
NO प्लस O2 बराबर 2NO2, 2NO प्लस O2 बराबर 2NO2। ये भी एलिमेंट्री होती है। तो काउंटिंग करा आपने, बता दो इसका मोल कितना है 2 और इसका मोल कितना है 1, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना होगा 3। बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है। इसके बारे में केवल इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब आगे जो मैं लिखवाऊंगा आपसे पूछ पूछ के लिखवाऊंगा। थोड़ा ने बता दिया अभी, तो इसमें जितने सवाल बनते हैं, जब तक ये डिस्कशन नहीं होगा ना सवाल नहीं कर पाओगे। इसमें बहुत सारी चीजें पूछेंगे आपसे और आप बताते जाइएगा, ध्यान से बताइएगा। नोट कर लिया? तो ये बताइए, देख रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी, जैसे एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है। जैसे पहले केस में एक आया था, उसका दो था, बस देख के बताना था। यहाँ 2 मोल है तो आपने 2 कहा, यहाँ पे 2 और एक टोटल मिला दिया तो 3 हो गया, तो मॉलिक्यूलरिटी आपने 3 बताया। यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर, ट्रायोमॉलिक्यूलर। और मॉलिक्यूलरिटी जब भी डिस्कस होता है तो इसकी तुलना हमें होती है, ऑर्डर से की जाती है, ऑर्डर से ही कंपेयर करना है। ध्यान से बताइएगा, एक एक करके पूछूंगा आपसे। ये बताइए, ऑर्डर जब पढ़ाया गया था, ध्यान से बताइएगा, क्या रिएक्शन का ऑर्डर रिएक्शन देख के बताया जा रहा था कि रेट लॉ से? पते नहीं, जैसे आप चुप हैं। बताइए, ऑर्डर किसी रिएक्शन से बताया जाता है कि रेट लॉ से? रेट लॉ से। और रेट लॉ हमेशा वो एक्सपेरिमेंटल लिखा होता है, वहां पावर हम देखते हैं, फिर ऑर्डर बोलते हैं। रिएक्शन से सच में ऑर्डर को पहचाना नहीं जाता जब तक रेट लॉ ना पता हो। रेट लॉ से बताया जाता है। एक बात ये बताइए, आपने मॉलिक्यूलरिटी लिखी है, बता सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी रेट लॉ से बताया जा रहा है कि रिएक्शन से? रिएक्शन से बताया जा रहा है, रिएक्शन देख के बताया जा रहा है। और एक बात और, रिएक्शन के बारे में पता जरूर होना चाहिए कि रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री, तभी आप बता सकते हैं, तभी बता सकते हैं। और सुन लीजिए, मैंने वहां पे लिखवाया था ऑर्डर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। बता सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली होना चाहिए कि थ्योरेटिकली होना चाहिए? थ्योरेटिकली होना चाहिए, क्योंकि इसको रेट लॉ से नहीं बताया जाता है, रिएक्शन देख के बताया जाता है। और सुनिए, मॉलिक्यूलरिटी आपने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, क्या ये 0 हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी? सवाल ये है, क्या 1/2 3/2 हो सकती है? तो नहीं हो सकती। सुनिए, मॉलिक्यूलरिटी या तो 1 या तो 2 या तो 3 होल नंबर होती है, जबकि ऑर्डर आप देखते हैं होल नंबर के साथ साथ 0 भी होती है, फ्रैक्शन भी होती है, और ये केवल होल नंबर होता है। स्टेटमेंट लिखा आता है, सुनो लिखा रहता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी 0। हमने गलत बोला कि सही? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी 0, सही है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की 0 नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर 0 हो सकता है। और सुनिए, ऑर्डर हर रिएक्शन का बताया जा सकता है, एलिमेंट्री का भी, कॉम्प्लेक्स का भी, सबका ऑर्डर बता सकते हैं हम लोग। किस तरह बताएंगे उसमें मत जाइएगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री की होती है। चलिए पॉइंट्स लिखिए एक एक करके, जो मैंने कुछ बोला है नोट करके लिखिएगा, इसको पढ़ेंगे तो याद रहेगा।
देखिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन किया जाता है केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। और देखो एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़िएगा घर पे जाके। अगर आपके पास किताब होगा तो रेडी करिएगा, ये लिखा हुआ है। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स। अरे कॉम्प्लेक्स की यार मॉलिक्युलरिटी कोई बता ही नहीं सकता, इसको इसका असल में कॉम्प्लेक्स में इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। असल में कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्युलरिटी आप कभी बता ही नहीं सकते। हमेशा इसके लिए रिएक्शन कैसी होना चाहिए, एलिमेंट्री, यानी एक स्टेप वाली होगी तभी बता पाएंगे। इसकी परिभाषा केवल एलिमेंट्री पे लागू होती है, कहने का मतलब ये है एक स्टेप पे। स्टेटमेंट पढ़िएगा, पेपर में ये सब आता है लिखा हुआ। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। अरे जीरो कभी हो ही नहीं सकता। आगे मैं लिख नहीं रहा हूं, बट ये सेंटेंस लिखा हो सकता है ना, बट ऑर्डर कैन बी जीरो, बट ऑर्डर कैन बी जीरो। याद है ना, ऑर्डर तो जीरो हो जाता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी जीरो हो ही नहीं सकती। वैसे होती क्या है बताइए, आती क्या है मॉलिक्युलरिटी, कितनी आती है, होल नंबर। क्या आती है, 1 2 3, होल नंबर। लिखिए ऑलवेज 1 2 3, होल नंबर। और इसमें भी ये भी लिख देता हूं, और क्या नहीं हो सकता बताइए, फ्रैक्शनल भी नहीं होता ये फ्रैक्शनल मतलब 1/2 3/2 नहीं होता है ना, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होता है, होल नंबर होता है। और सुनिएगा ध्यान से, 1 2 3 लिखा है ना, आप ये बता दीजिए क्या ये 4 5 6 हो सकता है? चलिए मॉलिक्युलरिटी 1 वाला भी एग्जाम्पल देखा, 2 वाला भी देखा, 3 वाला भी देखा, बता सकते हैं 4 5 6 हो सकता है? ऐसा हो सकता है मॉलिक्युलरिटी 4 हो, 5 हो, 6 हो। आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताएं, सुनिए। मॉलिक्युलरिटी 1 का मतलब रिएक्टेंट 1 है, 2 का मतलब रिएक्टेंट 2 है, 3 का मतलब रिएक्टेंट 3 है, 3 मोल है। असल में 3 से ज्यादा क्यों नहीं होती, जानते हो 3 से ज्यादा होने पे आप सीधी बात बताइए, क्या वो रिएक्शन सिंपल रहेगी कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जितनी ज्यादा क्राउडिंग उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्युलरिटी हम बता ही नहीं सकते। थोड़ा सा आइडिया लग रहा है आपको? 3 से ज्यादा ना होने का एक रीजन क्या है, अगर 3 से ज्यादा होंगे तो वो रिएक्शन शायद सिंपल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स होगी, जिसकी मॉलिक्युलरिटी हम बता नहीं सकते।
समझ रहे हैं बात आप? तो 3 तक होती है, 4 5 6 नहीं होती है। असल में 3 के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी में चर्चा किया है, वो मैं लिखता हूं। ये एनसीईआरटी की बात है, एनसीईआरटी की भाषा है। ये कहना क्या चाह रहे हैं सुन लीजिए। 3 के बारे में एनसीईआरटी कुछ है। ये आखिरी लाइन का मतलब थोड़ा सा कुछ निकाल पाओ आप। 3 मॉलिक्युलरिटी वाली रिएक्शन की संख्या भी बहुत ही कम है। 3 वाली ही 9 के बराबर, 1000 में से एक हो सकती है बस। मतलब कि 3 वाली ही कम है तो 4 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो रिएक्शन बहुत ही धीमी होती है, ये सब एनसीईआरटी का है। 3 वाली रिएक्शंस बहुत ही रेयर है, बहुत कम है, और ये बहुत धीमी होती है। जब 3 में हाल है ये है, तो 4 5 कहां से हो पाएगा? तो याद रखिए, मॉलिक्युलरिटी अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 3। एक बार स्टेटमेंट आया था, लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूं। मॉलिक्युलरिटी किसी रिएक्शन की 3 से ज्यादा नहीं होती है। बोलिए, सही है। मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, ध्यान दीजिएगा। और मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं और फटाफट बताइएगा। हाँ, इसको पढ़िए, सही लिखा है। मॉलिक्युलरिटी डिटरमाइंड, मॉलिक्युलरिटी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली का मतलब जानते हैं? थ्योरेटिकली रिएक्शन देख के बताया जाता है, रिएक्शन देख के बताया जाता है। हाँ देखिए, इसको लोग पकड़ पाते हैं कि नहीं, मैंने पढ़ा रखा है, ये ध्यान रखिएगा, शायद बता देंगे। सही नहीं बता दीजिए। बोलिए, सही है। अरे यार, रिएक्शन में जब 2 से गुणा होता है तो उसमें 2 लिया जाता है, 1 से गुणा होता है तो 1 लिया जाता है। आपको बताया था आगे के नंबर को क्या बोला था? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उसी से तो मॉलिक्युलरिटी बताई जाती है। आपको याद है मैंने 2 + 1 किया था? 2 NO + O2 में क्या किया था? 2 + 1। वो 2 और 1 क्या था? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उस पर निर्भर करती है मॉलिक्युलरिटी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक लाइन और देखिए।
और एक आखिर ये भी एनसीईआरटी का है, ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी का है आपके। एलिमेंट्री के लिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर जनरल सेम होता है, मतलब जो ऑर्डर होता है वही एलिमेंट्री मतलब मॉलिक्युलरिटी। तो ये सिर्फ एलिमेंट्री की कहानी होती है। एलिमेंट्री के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होता है। एक बड़ा अच्छा सवाल आया था पेपर में, सुनिएगा ध्यान से। ओरल है, सुन के बताइएगा। कोई रिएक्शन ऐसी हो सकती है कि ऑर्डर भी 1 हो और मॉलिक्युलरिटी भी 1 हो। ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर भी 1 आ रहा है और मॉलिक्युलरिटी भी 1 आ रही है, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर भी 2 आ जाए और मॉलिक्युलरिटी भी 2 हो, चांस की बात है। या ऑर्डर भी 3 आ जाए, मॉलिक्युलरिटी भी 3 आ जाए, चांस की बात है। ऐसा हो सकता है, और खास तौर से एलिमेंट्री में तो ऐसा होता है कि जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्युलरिटी होती है। मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी की लाइन है पूरी। एक बार सवाल पूछा था, ध्यान से बताइएगा। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इन चारों में कौन सा होगा जिसका ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी कभी भी बराबर नहीं हो सकता? तो ऑर्डर समझ रहे हैं क्यों आंसर होगा? अरे यार ऑर्डर तो 0 हो गया 0 का, लेकिन मॉलिक्युलरिटी 0 सकती। तो पूछा गया था उस ऑर्डर का नाम बताइए जिसका ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी कभी बराबर नहीं हो सकता। कौन सा होगा? 0 ऑर्डर। हालांकि फर्स्ट में बराबर दोनों हो सकते हैं, सेकेंड में बराबर हो सकते हैं, थर्ड में बराबर हो सकते हैं, लेकिन 0 में बराबर नहीं हो सकते। चलिए हेडिंग लिखिए। ये बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, बता दे रहा हूँ, थ्योरी है पूरी, समझ में वहां से नहीं आएगा। और ये समझिएगा, बड़ा समझने वाला टॉपिक है, सवाल आता है बहुत। मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा है। सीखना है, इसको याद नहीं करना है, सीखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम एलिमेंट्री की बात नहीं करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स की। एलिमेंट्री खत्म हो गया, मॉलिक्युलरिटी खत्म हो गई, मॉलिक्युलरिटी का काम समाप्त हो गया। जो जो बताना था सब बता चुके। 0 नहीं होती, 1/2 नहीं होती, 3/2 नहीं होती, होल नंबर होती है, 1 2 3 होती है, 3 से ज्यादा नहीं होती, सब लिखवा चुके हैं। अब हम इसकी बात कर रहे हैं और इसके मैकेनिज्म, ये नाम आपने सुना होगा, क्रिया विधि पूरी। जैसे इसमें चर्चा होगी, जैसे आप कमरे से निकले तो डायरेक्ट नहीं आए, अपने दोस्तों को उठाते हुए लेके आ गए। तो जब ये उठाते हुए लेके आ गए तो पूरी चर्चा करनी पड़ेगी कि आप पहले किसके पास गए, फिर किसके पास गए, फिर किसके पास गए, फिर किसके पास कैसे आए। ये पूरा चेन होता है आने वाला, कॉम्प्लेक्स तरीका हो गया। इसी की चर्चा होगी कॉम्प्लेक्स में। वैसे बताओ कॉम्प्लेक्स शब्द का मतलब क्या है? जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, 2 3 4।
ये लिख लीजिए, मल्टी स्टेप रिएक्शन सिर्फ कई स्टेप में होती है। मल्टी मतलब बहुत स्टेप में होती है, 2 3 4 5। हो 2 स्टेप में हो सकता है 3 स्टेप में हो, 4 स्टेप भी हो सकता है, कई स्टेप में। यानी आप निकलेंगे घर से तो रुक रुक के आएंगे, बीच में रुक रुक के आएंगे। अब सुनिए ध्यान से, कई स्टेप में जब होगा, सुनिएगा, कई स्टेप में तो हो सकता है उसमें कोई स्टेप फास्ट हो, कोई स्टेप स्लो हो। स्टेप अलग अलग होगा तो उसकी स्पीड भी अलग अलग होगी। आपने एक नाम सुना होगा, पढ़ा होगा शायद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नहीं सुना शायद। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको हिंदी में कहते हैं दर निर्धारित पद। असल में आपने पढ़ा होगा, जितने स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे जो स्लो वाला होता है उसी को कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि रेट को निर्धारित करने वाला पद वो होता है जो सबसे धीमा होता है, सबसे स्लो होता है। ये स्टेटमेंट लिखे फिर मैं आपको बता देता हूं। स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दो सवाल कराएंगे आपको और एक आपको होमवर्क देंगे, करके लाइएगा। दो तरह के सवाल बनते हैं, सीखिएगा ठीक से। सवाल बहुत आए पेपर में, ये किताब से नहीं सीख पाएंगे, किताब में कुछ है ही नहीं, समझ लीजिए इसके बारे में। बट नीट के पेपर में सवालों की संख्या बहुत ज्यादा है। पीवाईक्यू अगर आपके पास होगा तो देखोगे सवाल बहुत है। सवाल कैसे बनता है ये क्या है मैं पूरा बता दूं, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कैसे आता है सुन लीजिए। क्वेश्चन में ऊपर रिएक्शन लिखा होगा पूरा, रिएक्शन, और रिएक्शन के नीचे लिखा होगा मैकेनिज्म। सवाल में लिखा होगा मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म 2 स्टेप में या 3 स्टेप में लिखा होगा, लिखा रहेगा। जैसे 2 स्टेप में है या 3 स्टेप में है तो उसमें स्टेप के आगे 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 पढ़ोगे, उसमें लिखा होगा, किसी में के आगे फास्ट लिखा होगा, किसी आगे स्लो लिखा रहता है, सब लिखा रहता है। कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो सब लिखा रहेगा, वो एक्सपेरिमेंटली शायद सब लिखा रहता है। और ये सवाल जब पूरा हो जाएगा तो बाद में पूछा गया आपसे कि इसका रेट ला बताइए। क्या बताइए? रेट ला। उसको पढ़ के बताना है रेट ला क्या होगा। और हमें एक बात बता दीजिए, अगर आप रेट ला निकाल लेंगे तो ऑर्डर भी बता सकते हैं ना, क्योंकि ऑर्डर किससे बताया जाता है? रेट ला से। सवाल 2 तरह के बनते हैं, एक बहुत आसान और एक बहुत मुश्किल। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान बहुत मुश्किल। मैं ये बताऊंगा कि बहुत आसान कौन होता है और बहुत मुश्किल, 2 ही सवाल बताऊंगा आपको। फिर मैं एक आपको होमवर्क दूंगा जो घर से करके 2 एग्जाम्पल बताने वाला हूं, ध्यान दी सीखिएगा। मैं पूरा डिटेल लिख दूंगा, उसके बाद नोट कीजिएगा, बीच में नोट मत करिएगा, नहीं फिर समझ में नहीं आएगा। मैं बता दे रहा हूँ साफ साफ, समझ में आता होता नहीं जल्दी है, क्योंकि काफी लोग बताने के बाद फिर पूछने आते हैं हमसे। हमें पता है इसलिए मैं कह रहा हूँ, पूछने आते हैं, नहीं समझ में आता क्लास में। है कुछ नहीं, ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है कैसे करना है बहुत, एक बार में समझ लीजिएगा ठीक से। चलिए 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ, एक बहुत आसान वाला और एक बहुत मुश्किल वाला। 2 तरह का सवाल होगा। हाँ, आप पहचान लेंगे तुरंत कि आसान कौन सा है और मुश्किल कौन सा है। ठीक है, चलिए देखिए। केवल 2 एग्जाम्पल बता रहे, एक अभी बता रहे और एक तुरंत इसके बाद। पहला बहुत आसान वाला है, कैसे होगा कैसे पहचानेंगे ध्यान दीजिएगा।
तो एग्जाम्पल क्या है देखिए, रिएक्शन लिखा है यहाँ पे 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। ठीक है, ये रिएक्शन लिखी है और फिर इसके नीचे लिखा रहेगा ये मैकेनिज्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं, आपको याद नहीं करना, सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे लिखा है देखिए, नोट आप लोग बाद में कीजिएगा, सवाल को पहले समझ लीजिए, मैं पूरा हल भी कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये सवाल कराना है, एक ये करा देते हैं फिर एक और कराएंगे। ठीक है, तो इन्होंने देखिए पूरा समझ लीजिए क्या क्या है। इन्होंने रिएक्शन लिखी है 2N2O5 बराबर 4NO2 प्लस O2, ये मेन रिएक्शन यहाँ पे। ठीक है, मेन रिएक्शन ऊपर लिखी है जो शुरुआत में लिखी है। नीचे क्या लिखा है बताइए, मैकेनिज्म। इसको पहले इसमें बदला है, फिर इन्होंने इसमें बदल के ये सब दिया हुआ है, आपको याद नहीं करना है। हमको ये बता दीजिए मैकेनिज्म नीचे कितने स्टेप का है, 2 स्टेप। स्टेप समझ रहे हैं, ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप। हालांकि लिखा भी रहता है पेपर में, ऐसे लिखा रहता है स्टेप 1 और यहाँ लिखा जाएगा स्टेप 2, लिखा रहेगा। नहीं लिखा रहेगा तब भी आप जानते हैं, पहला वाला पहला स्टेप, दूसरा वाला दूसरा स्टेप। ठीक है, और ये सब पढ़ने के बाद जानते हो आपको बताना है रेट ला। ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं बताते, बार बार मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे पता है इसलिए। ठीक है, ये मेन रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाली रिएक्शन मेन होती है। अच्छा, मैकेनिज्म को देख को बता दीजिए थोड़ा सा, ध्यान से बताइए, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों को जोड़ोगे ना तो पहली रिएक्शन आ जाएगी। चेक कर लीजिए, पहले जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 2 बार आ जाएगा, आ जाएगा, और 3 बार, एक बार मिलाओगे तो 4 बार आ जाएगा, O2 बचेगा। ये बताइए NO3 बचेगा कि कट जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि राइट में भी है और लेफ्ट में भी है, कट जाएगा, मालूम है कट जाएगा। ऐड करोगे, काटना मतलब मैं बता रहा हूँ कट जाएगा असल में। और एक बात और खास बात है, मेन रिएक्शन के अंदर ये सारे आए थे NO3 को छोड़कर। आप समझ सकते हैं इसमें इंटरमीडिएट कौन है, NO3। कौन है NO3? जो कंपाउंड इस रिएक्शन का नहीं होता है इसमें। आप देखते हैं N2O5 है, NO2 है, O2 है, इसमें क्या नहीं है, NO3। NO3 को कहा जाता है इंटरमीडिएट, और जोड़ने पर इंटरमीडिएट हमेशा कटेगा। तो आपको कम से कम इंटरमीडिएट की पहचान करनी चाहिए कि दोनों जगह पे दिखाई दे रहा है ये इंटरमीडिएट है। तो ये बताओ इंटरमीडिएट कैसे पहचानेंगे आप? जो मेन रिएक्शन में ना हो, N2O5 है, NO2 है, O2 है, लेकिन NO3 नहीं है, यानी NO3 क्या होता है, इंटरमीडिएट। और एक खास बात होती है, रिएक्शन जोड़ने पर NO3 कट जाएगा, हमेशा कट जाता है। चलिए फाइनली अब आपको बता दें आंसर इसका क्या लिखना है, बता दीजिए। रेट ला, ध्यान देना, रेट बराबर के लिखा जाएगा, हमेशा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसको लिखने के बाद असली कहानी आने वाली है, रेट बराबर के लिखना है। उसके बाद आपका नजर स्टेप पे देना है। बताओ ये स्टेप क्या है, फास्ट, और ये स्टेप स्लो है। आपका ध्यान केवल और केवल स्लो वाले पे रहेगा, केवल स्लो पे रहेगा, ध्यान सुनिएगा, स्लो पे रहेगा। आपको क्या करना है, स्लो स्टेप में जो बाएं तरफ वाला है, लेफ्ट में है, उसी को यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिखना है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। बताएंगे स्लोप में बाएं तरफ क्या है, N2O5, तो यहाँ छोटा सा ब्रैकेट बनाइए और यहाँ लिख दीजिए N2O5। केवल स्लो देखना है, इससे कोई मतलब नहीं है,
स्लो में बाएं तरफ क्या है N2O5, तो यहाँ पे क्या लगा दिया N2O5, केवल बाएं तरफ वाला उतारना है। हाँ, इसी को बस उतार के लिख दीजिए, बाएं तरफ वाला उतार दीजिए। अब आप बता दीजिए रेट ला कौन से स्टेप से लिखा जा रहा है, स्लो से लिखा जा रहा है, बाएं तरफ वाले को उतार दिया आपने। चलिए बता दीजिए ध्यान से, क्या इसमें रेट ला में इंटरमीडिएट आया है या नहीं आया? नहीं आया ना बेटा, नहीं आया, तो यही आंसर है। सवाल हल हो चुका, यही आंसर है। बताइए कौन सा आर्डर का है ये? और यही आंसर है। झमेला तब होता है जब इसमें इंटरमीडिएट आ जाता है। इसमें यही रेट ला आपका यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, और बताइए कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है ये? फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि पावर में 1 लगा है तो फर्स्ट ऑर्डर का है। चलिए नोट कीजिए, सवाल का आंसर बस इतना ही है, समझ लीजिए, इसमें कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और आंसर यही है बस। अभी बदसूरत बन जाएगा ये, अभी हाँ, वही सीखना है। हाँ वही सीखना है, ये तो आसान ऐसा भी आता है, ऐसा मत सोचना है, ऐसा भी आता है। हाँ ये आसान वाला, मतलब एक लाइन में आंसर था। कैसे पता आपको कैसे लिखा गया याद है? कौन सा स्टेप देखते हैं बताइए? स्लो, और जो बाएं तरफ है ना उसको उतार दो, वही आंसर। ओरल बताइएगा बिना हल किए। अगर यहाँ स्लो होता तो N25 भी आता और NO3 भी आता, और ये सवाल आसान नहीं मुश्किल हो जाता। समझ रहे हैं ना? तो ये बताइए यह सवाल आसान क्यों है? क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है। अगर इंटरमीडिएट आ जाएगा तो उसको हटाना पड़ेगा, हटेगा तभी आंसर है। मैं फटाफट एक सवाल लास्ट में, क्योंकि ये दोबारा पढ़ाने में आधे घंटे खर्च होगा फालतू में, 3-4 मिनट का काम है, बता देता हूँ। नोट आप करिएगा, बाद में समझ लीजिए। दूसरा सवाल बता रहा हूँ, इसको समय, छोटा सवाल वो भी है, सीख लीजिए किया जाता है, क्योंकि टॉपिक खत्म हो रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम फटाफट बता दें आपको, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी होता है ये भी। 2a+b, ऐसे बताऊंगा ज्यादा समझ में आएगा, A to B। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, और इसकी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैकेनिज्म, ए और बी और A to B। ठीक है, सवाल आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, सोल्यूशन आपको 2-3 लाइन में बता दे रहा हूँ। ठीक है, सवाल आप नोट कर लीजिए।
तो जब बताने लगेंगे तब आप मत लिखिएगा, अभी लिख लीजिए, बस 2-3 लाइन में आ जाएगा आंसर। ये सवाल ठीक से कर लीजिए, काफी अच्छा सवाल है ये। ऐसा नहीं कि हम आपको डरा रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है, हाँ इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग पता नहीं इधर उधर ध्यान होता है फिर स्किप कर जाता है, तो फिर आपको समझ में नहीं आता, फिर पूछने आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये दिक्कत होती है लोगों को, इसलिए पहले से वार्निंग दे दिया कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। ए बी, ए टू बी, इन्होंने ये दिया है, ये दिया है, आप पहले हमको बता दीजिए इंटरमीडिएट क्या है, जल्दी बता दो। समझ गए ना, ए बी, तो इंटरमीडिएट आपको दिख रहा है, मैं यहाँ घेर देता हूँ, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब जब बोल रहा हूँ तो बोर्ड पर लिखने वाला काम बंद कीजिए, नहीं समझ में नहीं आएगा, पक्का बता रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं पूछेंगे तो फिर हम कहेंगे कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हमें पता है। चलिए ये बताइए, इसके बाद हम लोग रेट ला लिखते हैं, रेट ला लिखते हैं ना, बताओ रेट ला बराबर कैसे लिखेंगे, के लिखेंगे, के आगे बता दो क्या लिखेंगे, जल्दी बता दो, ब्रैकेट बनाओ जल्दी से, ए और ए बी, नहीं समझ में आया, आया समझ में, स्लो से लिखना है, बाएं वालों को लिखना है, स्लो से लिखना है बाएं वाले को, लेकिन दो है, एक ए है और एक ए बी है, दो ब्रैकेट बनेगा, एक इसके लिए एक इसके लिए, ध्यान देना यहाँ पर ए लिखना है और दूसरे ब्रैकेट में ए बी लिखना है, प्लस नहीं लिखना है, इनटू करके लिखना है, एक ब्रैकेट ए का बनेगा और एक ब्रैकेट ए बी का बनेगा। अब आप ये बताइए, सवाल तो हल ही हो गया, लेकिन इसमें बता सकते हैं इस रेट लॉ में इंटरमीडिएट आ गया, कौन है बताइए, ए बी, ध्यान से सुनिएगा, ये इंटरमीडिएट है, आपको पता है, ये मैंने पहले बता दिया। अब जानते हैं अगर ये इंटरमीडिएट आ गया तो यही झमेला करता है, इसको किसी न किसी तरीके से हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे हम बता रहे, बस यही सीख जाइए, इसको हटाना पड़ेगा, अगर ये नहीं हटेगा तो आंसर आपका नहीं होगा सही। अब देखो ये कैसे हटाया जाता है, इसके लिए हम इस रिएक्शन का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा आप लोग पढ़े हैं ये दोनों तरफ तीर जो बनते हैं, इसका क्या मतलब होता है, पढ़ा है आपने, रिवर्सिबल, पढ़ा होगा रिवर्सिबल, इसको मैं अलग से थोड़ा सा लिख देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अच्छा आप लोग अगर इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़े होंगे, साम्य अवस्था वाला चैप्टर पढ़े होंगे, वहां पे केसी केपी पढ़ाया जाता है, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, तो के का फॉर्मूला लिखा जाता है प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, सी इंटू डी अपान ए इंटू बी, कुछ याद आ रहा है आपको, उसमें के को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थोड़ा सा आइडिया होगा आपको, तो इसमें इक्विलिब्रियम का साइन है ना, तो यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, इस तरह से के लिखेंगे और यहाँ पे छोटा सा EQ, EQ का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब भी ये फार्मूला लिखा जाता है तो प्रोडक्ट ऊपर रखा जाता है और रिएक्टेंट नीचे, ये नियम होता है। तो ये बताओ ऊपर क्या आ जाएगा, ए बी अपान एक ब्रैकेट में ए आता है और एक ब्रैकेट में बी आता है, पहले आपको इसके बाद फार्मूला लिखना है, ये बताओ किसको इसमें से हटाना है, ए बी को हटाना है ना, तो लिखने के बाद आप ए बी का मान निकाल लीजिए, यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे, यहाँ से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं लिख रहा हूं तो आप समझ पा रहे हैं तो बता दीजिए, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो के ई क्यू मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, अब क्या करना है जानते हो, इसी में इसकी वैल्यू को पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ ए बी, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे के रहेगा, ए जैसे वैसे रहेगा, बताइए ए बी की जगह क्या लिखा जाएगा, के ए क्यू मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोनों के को मिला के एक साथ कर दीजिए, दोनों के को मिलाओगे तो के इंटू के ई क्यू हो गया, बताइए ए इंटू ए क्या हो गया, बोलिए ए इंटू क्या, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। अब मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का कांस्टेंट से गुणा हो जाता है तो कांस्टेंट आता है, तो आप यहाँ पर के डैश कुछ लगा सकते हैं,
हालांकि इससे कोई खास मतलब नहीं है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। ये क्या आ गया बताओ, ए स्क्वायर और इंटू बी, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी। बताइए फाइनल आंसर में इंटरमीडिएट बचा कि हट चुका है? हट चुका है। अगर हट चुका है तो यही आपका आंसर है। बता सकते हैं ये रेट का आंसर आ चुका है। ऑर्डर पूछेगा तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है और टोटल ऑर्डर 3। किसको नहीं समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? आया? एक बार अपने से करना, ये लिख देता हूँ, घर से करके लाना इसको। ठीक है, तो टॉपिक हमने खत्म कर दिया है, ये पेपर का सवाल है। नोट कर लिए? करके लाइएगा, करके लाइएगा इसको। इसको दोबारा घर पे जाके अच्छे समझ के तब उसको ट्राई कीजिएगा। तो ये करके लाइएगा, नीट का पेपर का सवाल है क्वेश्चन। ठीक है।